बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ एजाज अली और खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल सबक कहानी में। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज फिर हाजिर हुआ हूँ आंगलू बांगलू सीरीज के साथ। ये आंगलू बांगलू शेरों की वादी में का दूसरा हिस्सा है। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। तुमने फिर शादी का नाम लिया। शहजादी को एक बार फिर गुस्सा आने लगा। और तुम शादी के नाम से चिढ़ती हो शहजादी, तो फिर ऐसा करो कि बगैर शादी के मेरी बीवी बन जा, आंगलू ने तजवीज़ पेश करते हुए कहा। शहजादी साहिबा, मेरे ख्याल में आप यहाँ खड़ी खड़ी थक गई होंगी, लिहाजा क्यों न बहल वापस चलें और इन दोनों अहमकों को भी साथ ले चलें। बाकी बातें वही हो जाएंगी और वहाँ आकर आप चाहेंगी तो जल्लादों के जरिए उनका खात्मा भी आसानी से हो जाएगा। वजीर बाबा ने शहजादी के कान के करीब होकर सरगोशी करते हुए कहा। अरे अरे, तुम जल्लादों का नाम ले रहे हो। हम नहीं बनते जल्लाद, खामखा लोगों को कत्ल करना पड़ता है। आंगलू ने शायद लफ्ज जल्लाद सुन लिया था। यार आंगलू, अगर हम जल्लाद बन जाएं तो ज्यादा अच्छा है। हम इत्मीनान से इस वादी के तमाम मर्दों को कत्ल कर देंगे और फिर जब हम दोनों रह जाएंगे तो यकीनन शहजादी को हमसे शादी करनी ही पड़ेगी। बांगलू ने आंगलू की बात के जवाब में तजवीज़ पेश करते हुए कहा। हाँ ये ठीक है, चलो हम बन जाएं जल्लाद। क्यों शहजादी, इस बूढ़े पागल के अलावा इस वादी में और कितने मर्द हैं जिन्हें कत्ल करना पड़ेगा। आंगलू ने शहजादी से मुखातिब होते हुए कहा। तुम बार बार वजीर बाबा को बूढ़ा पागल कहकर उनकी तौहीन कर रहे हो। तुम नहीं जानते कि ये हमारे वजीर आजम हैं। शहजादी ने गुस्से से पैर पटकते हुए कहा। अच्छा अच्छा शहजादी साहिबा, नाराज ना हो, अब हम उसे पागल आजम कहा करेंगे। अब तो बता दें कि इस बूढ़े पागल आजम के अलावा हमें कितने मर्दों को कत्ल करना पड़ेगा। आंगलू ने फौरन ही शहजादी की नाराजगी दूर करने के लिए कहा। तुम खुद अजली अहमक हो और पागल हो शहजादी साहिबा, अब इनका कत्ल लाजमी हो गया है। मैं इससे ज्यादा अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस बार वजीर आजम ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। उसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो गया था, मगर शहजादी बजाय गुस्से के हंस पड़ी। वजीर बाबा, जब आप समझते हैं कि ये दोनों पागल हैं तो फिर इनकी बात पर गुस्सा क्यों खाते हो? ये खासे दिलचस्प मस्करे हैं। मैं उन्हें अपने पास रखूंगी, खूब दिल बहला रहेगा, शहजादी ने हंसते हुए कहा और फिर एक बड़े से शेर को मखसूस अंदाज में इशारा किया। तो वो खौफनाक शेर किसी सुधे हुए जानवर की तरह तेजी से आगे बढ़ा और शहजादी के सामने बैठ गया और शहजादी उचक कर उस पर बैठ गई। वजीर बाबा जो शहजादी के जवाब पर अब बेबसी से होंठ काट रहा था, शहजादी के शेर पर बैठते ही तेजी से आगे बढ़ा और उछल कर एक और खौफनाक शेर पर बैठ गया। तुम दोनों हमारे साथ आओ, शहजादी ने आंगलू बांगलू से मुखातिब होकर कहा, जो बड़ी हैरत से उन दोनों को शेरों पर सवारी करते देख रहे थे। चलो बांगलू, तुम पैदल चलो, मैं शेर पर बैठ जाता हूँ। आंगलू ने एक शेर की तरफ बढ़ते हुए कहा। वाह, मैं पैदल चलूं और तुम शेर पर बैठो, यह कैसे हो सकता है? अलबत्ता ऐसा हो सकता है कि तुम शेर पर बैठो और मैं शेरनी पर। बांगलू ने एहतजाज करने के साथ साथ तजवीज़ भी पेश कर दी। तुम शेरनी पर बैठोगे और मैं शेर पर बैठूं? वाह, मैं कोई औरत हूं जो शेर पर बैठूं? मैं भी शेरनी पर ही बैठूंगा। मुझे अब तुम्हारी चालाकी का पता चल गया है कि जैसे दूल्हा घोड़ी पर सवार होता है, उसी तरह तुम शेरनी पर बैठकर दूल्हा बनना चाहते हो और मैं किसी सिपाही की तरह शेर पर बैठकर सिर्फ जंगे ही लड़ता रह जाऊं। आंगलू ने जवाब दिया। इस दौरान शहजादी और वजीर बाबा आगे बढ़ चुके थे, जबकि वहां मौजूद बेशुमार शेर भी अब बड़े मौजबाना अंदाज में उनके पीछे चल पड़े थे। तुम्हारी मर्जी, तुमने खुद ही तो कहा था कि शेर पर बैठूंगा, बांगलू ने बुरा सा मुंह बनाते हुए जवाब दिया। और फिर वो दोनों शेरों को झुक झुक कर देखने लगे और शायद उन शेरों में शेरनी तलाश कर रहे थे। मगर अब ये इत्तेफाक था कि उनके पास मौजूद तमाम शेर ही थे और उनमें शेरनी एक भी नहीं थी। कमाल है, यहाँ तो सब शेर ही शेर नजर आ रहे हैं। आंगलू ने झुक झुक कर देखते हुए कहा। ये शेरों की वादी है, इसलिए जाहिर है यहाँ शेर ही होंगे। शेरनियों की वादी होती तो सब शेरनियाँ ही होती। बांगलू ने अपना खूबानी जैसे सर हिलाते हुए बड़ी फलसफियाना बात की। ओह, वाकई मुझे तो ख्याल ही नहीं आया। वैसे बांगलू, एक बात है, जब से तुम इस दरिया में नहाए हो ना, तुम्हारी अकल बड़ी काम कर रही है। आंगलू ने हंसते हुए कहा। और जब से तुम नहाए हो तुम्हारी अकल शायद कहीं घास चरने चली गई है। अबे अहमद, चलती तो टांगे हैं, अकल के कहीं पैर होते हैं जो वो चले। बांगलू शायद पूरी तरह मूड में था। और अकल कोई घोड़ा होता है जो घास चरने जाए, अहमद आजम, आंगलू ने जवाबी वार करते हुए कहा। और वो दोनों इस तरह आपस में बहस में उलझे हुए थे जबकि शहजादी और वजीर बाबा समेत शेर काफी दूर निकल गए थे। उसी लम्हे अचानक शहजादी ने मुड़कर देखा और उन दोनों को वही खड़े आपस में बातें करते देखकर वो जोर से चीखी। तुम दोनों वहां क्यों खड़े हो?
हमारे साथ आओ जल्दी। शहजादी साहिबा, हम किस पर सवार होकर आए? शेरों पर हम बैठना नहीं चाहते, और शेरनियाँ यहाँ है ही नहीं। आंगनू ने जवाब में चीख कर कहा। शेरनियाँ? ओह, मैं समझी। शहजादी बेअख्तियार हंस पड़ी, और फिर उसने इधर उधर देखते हुए शेरों का जायजा लिया, और फिर उसकी नज़रें दूर मौजूद दो शेरनियों पर पड़ गई। उसने शेरों की मखसूस ज़बान में उनसे मुखातिब होकर कुछ कहा, तो वो दोनों शेरनियाँ तेजी से शेरों को चीरती हुई आंगलू बांगलू की तरफ बढ़ने लगी। ये दोनों शेरनियाँ आ रही हैं, उन पर बैठ जाओ, शहजादी ने चीख कर कहा। अच्छा अच्छा, शुक्रिया। देखा बांगलू, शहजादी मेरा कहा मानती है, और तुम जानते हो कि सिर्फ बीवी ही अपने शोहर का कहा मानती है। इससे साबित हुआ कि वो मेरी बीवी है। आंगनू ने खुशी से चहकते हुए कहा। अकेली तुम्हारी बीवी होती तो एक शेरनी भेजती, उसने दो शेरनियां भेजी हैं, इसलिए जाहिर है कि वो हम दोनों की बीवी है। बांगलू भला कब पीछे रहने वाला था, उसने फौरन ही जवाबी दलील पेश कर दी। उसी दौरान दोनों शेरनियां उन दोनों के सामने पहुंचकर जमीन पर बैठ गई थी, और वो दोनों भैंस छोड़कर उन शेरनियों की पुश्त पर सवार हो गए। उनके बैठते ही शेरनियां उठी और फिर तेजी से आगे बढ़ने लगी। मोटा बांगलू तो अपनी जिस्मानी चौड़ाई की वजह से खूब जमकर बैठा था, जबकि आंगलू के साथ एक और तमाशा हुआ। चूंकि उसकी टांगें लंबी थी, इसलिए जैसे ही शेरनी उठकर आगे बढ़ी, आंगलू अपनी टांगों पर खड़ा का खड़ा रह गया, और शेरनी उसके नीचे से निकलकर आगे बढ़ गई। अरे अरे, मुझे तो साथ लेती जाओ, अकेली क्यों जा रही हो? वाह, बांगलू तो शेरनी पर बैठे और मैं वैसे ही रह जाऊं, आंगलू ने झल्लाते हुए कहा, और फिर भागकर आगे बढ़ा और आगे जाकर रुकी हुई शेरनी पर बैठ गया। शायद शेरनी भी अपनी पुश्त खाली पाकर उसके इंतजार में रुक गई थी। इस बार आंगलू ने शेरनी की पुश्त पर बैठते ही दोनों टांगें काफी ऊपर उठा ली थी, ताकि वो फिर खड़े का खड़ा न रह जाए। मगर इस तरह बैठने से जैसे ही शेरनी आगे बढ़ी, आंगलू सर के बल कलाबादी खाकर वापस जमीन पर आ गिरा। हद तेरी की, मेरी किस्मत में शायद शेरनी पर बैठना ही नहीं। मगर बांगलू क्यों बैठे, उसे भी उतरना चाहिए, आंगलू ने फौरन जमीन से उठते हुए बड़बड़ा कर कहा। और फिर वो अपनी वाली शेरनी की तरफ बढ़ने के बजाय भागता हुआ उस शेरनी की तरफ बढ़ा जिस पर बांगलू सवार था, और फिर उसने दोनों हाथ बढ़ाकर दरअसल आंगलू को खींचकर नीचे उतारना चाहा, और बांगलू भी शायद उसका इरादा भांप गया था, इसलिए उसने झुककर शेरनी की गर्दन में हाथ डाल दिए। शेरनी चूंकि चली जा रही थी, इसलिए जैसे ही आंगलू ने बांगलू की कमर में दोनों हाथ डाले, बांगलू तो शेरनी की गर्दन पकड़ लेने की वजह से पीछे न आया। अलबत्ता झटका लगने से खुद आंगलू उछलकर शेरनी की पुश्त पर आ बैठा। उसकी दोनों टांगें अलबत्ता अभी भी जमीन से घिसट रही थी, मगर बांगलू की कमर पकड़ लेने की वजह से वो गिरा नहीं। अरे अरे, मुझे छोड़ो और अपनी शेरनी पर जाकर बैठो, बांगलू ने चीखते हुए कहा। वो गंदी शेरनी है, मुझे गिरा देती है, और फिर हमने एक ही बीवी से शादी करनी है, इसलिए हमें दूल्हा बनने के लिए एक ही शेरनी पर सवार होना चाहिए, आंगलू ने कहा। यह भी ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं आगे बैठा हूँ इसलिए पहले मैं दूल्हा बनूंगा, तुम पीछे बैठे हो इसलिए तुम 2-4 साल बाद दूल्हा बन जाना, बांगलू ने जवाब दिया। वाह, ये कैसे हो सकता है, आंगलू ने गुस्सीले लहजे में कहा। ऐसे ही होता है, तुमने देखा नहीं कि जब दूल्हा घोड़ी पर बैठता है तो एक बच्चे को भी उसके पीछे बिठा देते हैं ताकि 10-12 साल बाद वो दूल्हा बने। तुम बड़े हो इसलिए मैंने रियायत करते हुए 2-4 साल कह दिया था, बांगलू ने दलील पेश करते हुए कहा। लेकिन मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, इसलिए पहला हक मेरा है, आंगलू ने कुछ सोचते हुए कहा। उसे दरअसल फौरी तौर पर और कोई जवाब न सूझा था। तुम बड़े कैसे हो गए, तुम्हें याद नहीं कि हमारी माँ ने बताया था कि हम दोनों जुड़वा भाई हैं, बांगलू ने उसे याद दिलाते हुए कहा। वो मारा, अब हुई ना बात, जब हम जुड़वा भाई हैं तो जाहिर है हम जुड़वा शादी ही करेंगे, यानी इकट्ठी शादी। फिर मैं 2-4 साल बाद क्यों करूं, आंगलू ने खुश होते हुए कहा। हाँ, ये बात तो है, मुझे ख्याल ही नहीं रहा, वरना तुम्हें याद ही न दिलाता कि हम जुड़वा हैं, बांगलू ने मायूसा न लहजे में जवाब दिया। ना बताते तो मैं बड़ा भाई बन जाता, और जाहिर है कि बड़े भाई की शादी पहले होती है, आंगलू ने कहा। मगर बड़ा भाई तो बड़ी से शादी करता है, तुम ऐसा करो कि बड़े भाई बन जाओ और शहजादी की बड़ी बहन से शादी कर लो, बांगलू ने कहा। और अगर शहजादी की बड़ी बहन ना हुई तो, आंगलू ने जराह करते हुए पूछा। तो ना करना शादी, और वैसे भी तुम्हें शादी की क्या जरूरत है, बांगलू ने सर हिलाते हुए कहा। और तुम्हें क्या जरूरत है, तुम न करो शादी, आंगलू ने झुंझलाते हुए लहजे में कहा। भाई, मुझे तो औलाद की जरूरत है ताकि मेरी नस्ल आगे चले, बांगलू ने जवाब दिया। और मेरी नस्ल क्यों ना आगे चले, तुम्हारी अकेली नस्ल क्यों आगे चले, आंगलू ने लड़ने वाले मूड में कहा। देखो आंगलू, बात यह है कि तुम बहुत पतले हो, जाहिर है तुम्हारी औलाद तुमसे भी पतली होगी, और तुमसे ज्यादा पतली होने का मतलब है कि वो नजर ही नहीं आएगी, और जब औलाद नजर ही ना आए तो उस औलाद का फायदा, मेरी औलाद मुझसे कम मोटी होगी, जाहिर है इस तरह वो खूबसूरत औलाद होगी, और खूबसूरत औलाद जरूर होनी चाहिए, बांगलू ने जवाब दिया। न जाने क्या बात थी कि उसका दिमाग खूब चल रहा था। वाह,
نظر نہ آنے والی اولاد تو زیادہ اچھی ہوگی، کسی کو نظر بھی نہ آئے گی اور ہوگی بھی صحیح، جہاں چاہے گی چلی جائے گی اور جو چاہے گی کرے گی، خوب عائش کرے گی، اور عائش کرنے والی اولاد ہونی چاہیے۔ آنگلو نے بھی سوچتے ہوئے جواب دیا، پر جب مر جائے گی تو پھر کیسے پتا چلے گا کہ وہ مر گئی ہے؟ بانگلو نے کافی دیر کے سوچ بچار کے بعد جواب دیتے ہوئے کہا، ہاں یہ بات تو ہے، اس کے مرنے کا پتہ کیسے چلے گا؟ آنگلو نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، تو تم سوچو گے کیسے پتہ چلے گا؟ اور جب سوچ لو گے تو پھر شادی بھی کر لینا، ابھی کیا جلدی ہے، مجھے کر لینے دو شادی۔ مانگلو نے فوراً ہی تجویز پیش کرتے ہوئے کہا، جب میری نظر نہ آنے والی اولاد مر جائے گی تو ہم سمجھ لیں گے کہ مر گئی ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ آنگلو نے جواب دیا، تو تم ابھی سے سمجھ لو کہ وہ مر گئی ہے۔ اللہ اللہ خیر صلاح، خامخواہ شادی کا بکیڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بانگلو نے فوراً جواب دیا۔ پھر اس سے پہلے کہ آنگلو کو جواب دیتا، شیرنی انہیں اٹھائے ہوئے ایک کافی بڑے اور خوبصورت محل کے دروازے میں داخل ہو گئی۔ شہزادی اور وزیر بابا ان سے پہلے ہی اندر داخل ہو چکے تھے، اور پھر جیسے ہی وہ شیروں سے نیچے اترے، آنگلو بانگلو والی شیرنی بھی بیٹھ گئی اور وہ دونوں تیزی سے نیچے اتر آئے۔ واہ واہ، بڑا خوبصورت محل ہے، اس محل میں جب میں دولہا بن کر رہوں گا تو مزہ ہی آ جائے گا۔ آنگلو نے محل کو گھوم پھر کر دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں محل خوبصورت نظر آ رہا ہے اس لیے تم یہ محل لے لو، اور مجھے محل سے زیادہ شہزادی خوبصورت نظر آ رہی ہے اس لیے میں شہزادی لے لیتا ہوں۔ کیوں شہزادی؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ بانگلو نے خوشی سے بگلیں بجاتے ہوئے کہا، تم نے اپنی شکل دیکھی ہے کبھی؟ شہزادی نے جل کر جواب دیا، ہاں شہزادی، کئی بار دیکھی ہے، اور آنگلو سے اچھی ہے، بس تم میری شکل دیکھتی رہنا، انشاءاللہ بینائی میں اضافہ ہوگا۔ پاگلو نے اور زیادہ چہکتے ہوئے کہا، نہیں شہزادی، اس کی شکل اگر تم نے 5 منٹ سے زیادہ دیکھ لی تو تمہاری نظر کمزور ہی ہوگی، کیونکہ اس کا سر چھوٹا سا ہے، تمہاری نظر ادھر ادھر پھسل کر ضائع چلی جائے گی۔ میرا سر بڑا ہے، اور تم نے بینائی میں اضافہ کرنا ہے تو میری شکل دیکھنا۔ آنگلو نے بیچ میں ٹپکتے ہوئے کہا، اگر یہ بات ہے تو پھر شہزادی، میرا پیٹ اس کے سر سے بھی بڑا ہے، تم ایسا کرنا کہ بس میرا پیٹ دیکھتی رہنا۔ بانگلو نے فوراً ہی دوسری تجویز پیش کر دی، تم دونوں میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں شیر بادشاہ کے سامنے پیش کرتی ہوں، وہ یقیناً تم جیسے مسکروں سے مل کر خوش ہوں گے۔ شہزادی نے ان کی فضول باتوں سے اکتاتے ہوئے کہا، شیر بادشاہ یعنی وہ شیر ہے اور اس کے سر پر تاج ہے؟ ارے ہاں، ہمیں تو یاد ہی نہیں رہا، ہم تو اس وادی میں 2 سروں والا شیر مارنے آئے تھے، کہاں ہے وہ شیر؟ آنگلو کو شاید اچانک ہی یاد آ گیا تھا، 2 سروں والا شیر؟ اس وادی میں تو ایسا شیر نہیں ہے۔ شہزادی نے حیران ہوتے ہوئے جواب دیا، پھر تو ہم خامخواہ یہاں آئے ہیں، 2 سروں والا شیر نہیں ماریں گے تو اس آدم کو اور شہزادی والی خوبصورت عورت سے شادی کیسے کریں گے؟ بانگلو نے فوراً ہی کہا، نہیں بانگلو بھائی، وہ عورت اچھی نہیں تھی، اس نے تو ہمیں دریا میں ڈبو دیا تھا، میں تو اس سے شادی نہیں کروں گا، میں تو اس شہزادی سے شادی کروں گا۔ تم ایسا کرو کہ جا کر پہلے کسی وادی میں 2 سروں والا شیر ڈھونڈو اور پھر اسے مارو اور جا کر اس عورت سے شادی کر لو۔ آنگلو نے بانگلو کو سمجھاتے ہوئے کہا، اس کا مقصد دراصل یہی تھا کہ کسی طرح بانگلو چلا جائے اور وہ اکیلا ہی خوبصورت شیر شہزادی سے شادی کر لے۔ نہیں، تم زیادہ عقل مند ہو، تم جا کر کرو اس سے شادی، شیر شہزادی سے شادی تو میں کروں گا۔ بانگلو نے فوراً ہی انکار کرتے ہوئے کہا۔ ابھی وہ دونوں اس بحث میں مصروف تھے کہ اچانک محل سے ایک عورت بھاگتی ہوئی شہزادی کے پاس آئی۔ شہزادی صاحبہ، بادشاہ سلامت آپ کو اور ان اجنبی لوگوں کو طلب کر رہے ہیں، اس عورت نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں؟ مگر انہیں ان دونوں کا کیسے پتا چلا؟ شہزادی نے چونک کر پوچھا۔ شہزادی صاحبہ، وزیر بابا نے جا کر انہیں ان لوگوں کے متعلق بتلا دیا ہے کہ کس طرح ان دونوں نے ان کی توہین کی ہے، اور آپ کو تو علم ہے کہ بادشاہ سلامت وزیر بابا کی کتنی عزت کرتے ہیں، اس لیے وہ نہ صرف بےحد غصے میں ہیں بلکہ انہوں نے جلاد کو بھی طلب کر لیا۔ اس عورت نے شہزادی کو تفصیل بتاتے ہوئے کہا، او، پھر تو ان دونوں کی موت آ گئی ہے۔ بادشاہ سلامت کو جب غصہ آ جائے تو وہ کسی کی نہیں مانتے۔ شہزادی نے افسوس بھری نظریں ان دونوں پر ڈالتے ہوئے کہا، کس کی موت آ گئی ہے شہزادی صاحبہ؟ کہیں وہ بوڑھا پاگل تو نہیں مر گیا؟ بیچارہ اچھا پاگل تھا۔ آنگلو نے اپنی طرف سے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہاں آنگلو بھائی، وہ واقعی بڑا اچھا پاگل تھا، اتنا اچھا پاگل تھا کہ شاید ہی پھر اتنا اچھا پاگل پیدا ہو۔ بیچارہ بانگلو بھلا کب پیچھے رہنے والا تھا، وہ بھی بول پڑا، میرے ساتھ آؤ، تمہیں بادشاہ سلامت یاد کر رہے ہیں۔ یاد کرتے ہیں تو یاد کرتے رہیں، ہم گئے تو اس کی یاد میں فرق پڑ جائے گا۔ آنگلو بانگلو نے بیک وقت کہا، تم آؤ تو صحیح، شہزادی نے کہا، اور پھر وہ تیزی سے محل کی طرف بڑھی چلی گئی۔ چلو بانگلو، دیکھے تو صحیح کہ یہ بادشاہ یاد کیسے کرتا ہے، شاید یاد کرنے کا کوئی اچھا طریقہ ہو۔ آنگلو نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ہاں ہاں چلو، مجھے تو خاص طور پر ایسا طریقہ چاہیے، میری یاد بڑی کمزور ہے، آنگلو نے کہا، اور پھر وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے شہزادی کے پیچھے چلتے ہوئے محل کے اندرونی سمت بڑھتے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں شہزادی کے ساتھ ایک بڑے سے کمرے میں پہنچ گئے۔ اس کمرے میں ایک بہت بڑے تخت کے اوپر ایک کبھی ہیکل بوڑھا بڑی آن بان سے بیٹھا ہوا تھا۔
तख्त के ऊपर शेरों की खालें बिछी हुई थी और बादशाह का लिबास भी शेर की खाल का था, और उसने सर पर ताज की बजाय एक खौफनाक शेर की खोपड़ी ताज के तौर पर पहन रखी थी। उसके साथ ही एक कुर्सी पर वही बूढ़ा वजीर बैठा हुआ था, जबकि दरवाजे के साथ एक जोकामत आदमी हाथ में एक बहुत बड़ी और चमकती हुई तलवार उठाए बड़े मौजबाना अंदाज में खड़ा था। बादशाह का चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो रहा था और आंखों से जैसे चिंगारियां सी फूट रही थी। शहजादी कमरे में दाखिल होते ही बादशाह के सामने रुकू के बल झुक गए, जबकि वो दोनों शहजादी के पीछे बड़े इत्मीनान से खड़े इधर उधर देख रहे थे, जैसे कमरे की सजावट से महजूज हो रहे हों। शहजादी, ये तुम किन अहमकों को अपने साथ ले आई हो? उन्होंने वजीर आजम की तौहीन करके नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म किया है। बादशाह ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, अरे अरे देखो, ये शेर आदमियों की बोली बोल रहा है। वाह भाई वाह, बड़ा दिलचस्प शेर है। आंगनू ने चौंक कर बांगलू से मुखातिब होकर कहा, हाँ वाकई, मगर आंगलू ये ऊपर से तो शेर है और नीचे से इंसान बन गया है। देखो, शेर की खोपड़ी के नीचे आदमी वाली शक्ल है। उसे क्यों ना अपने साथ ले जाएं और चिड़िया घर में रखें। बच्चे इस शेरनामा आदमी को देखकर बड़े खुश होंगे। बांगलू ने खुशी से चहकते हुए जवाब दिया, खामोश रहो कमबख्तो, तुम हमारी तौहीन कर रहे हो। बादशाह अपने बारे में ये बातें सुनकर गुस्से की इंतहा पर पहुंचकर धाड़ा, हमारा नाम कमबख्तो नहीं है, आंगलू बांगलू है। कम इज कम बोलने से पहले पूछ तो लिया करो, खामखा गलत नाम ले लेते हो। आंगलू ने जवाब में उसे बड़े मुतमईन अंदाज में समझाते हुए कहा। जल्लाद, अचानक बादशाह गुस्से की शिद्दत से धाड़ा। बादशाह सलामत। दरवाजे के करीब खड़ा हुआ दियोकामत जल्लाद फौरन ही मौजबाना अंदाज में बोल पड़ा, इन दोनों की गर्दनें उड़ा दो फौरन। बादशाह ने उसे हुक्म देते हुए कहा, आपके हुक्म की तामील होगी बादशाह सलामत, जल्लाद ने कहा, और फिर वो भारी भरकम तलवार उठाए तेजी से उन दोनों की तरफ बढ़ा। उसका अंदाज बड़ा जारहाना था। हाँ हाँ, उड़ा दो उन दोनों की गर्दनें, खामखा चिरचिर कर रहे हैं। आंगनू ने बादशाह और वजीर आजम की तरफ इशारा करते हुए कहा, कि तुम दोनों को कत्ल करने आ रहा है, संभलो। अचानक शहजादी ने उन दोनों से मुखातिब होकर सरगोशियाना लहजे में कहा, अच्छा हम दोनों को, और ये हा हा हा। इन दोनों ने यह सुनते ही मुज़ाहिका उड़ाने वाले अंदाज में केका लगाते हुए कहा, और उसी लम्हे जल्लाद ने वो भारी भरकम तलवार दोनों हाथों में पकड़कर सर से बुलंद की। मगर अभी उसका हाथ सर से बुलंद हुआ था कि अचानक आंगनू ने अपनी जगह से हरकत की और दूसरे लम्हे उसने बिजली की सी तेजी से दौड़ते हुए अपना बड़ा सा सर पूरी कुव्वत से उस जल्लाद के पेट में मार दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और जल्लाद उछलकर पुश्त के बल पीछे जमीन पर जा गिरा। तलवार उसके हाथ से निकलकर एक तरफ जा गिरी थी, और फिर इससे पहले कि जल्लाद उठकर तलवार उठाता, बांगलू तेजी से भागा और उसने वो तलवार उठा ली। उसी लम्हे जल्लाद उठकर खड़ा होने में कामयाब हो गया, अलबत्ता उसके चेहरे पर तकलीफ के साथ साथ गुस्से के आसार नुमाया थे। यह लो अपनी तलवार और उसे मजबूती से पकड़ा करो, कहीं गुम हो गई तो बादशाह मारेगा। बांगलू ने आगे बढ़कर तलवार उस जल्लाद के हाथों में थमाते हुए कहा। जल्लाद ने हैरत भरे अंदाज में तलवार थाम ली। शहजादी, वजीर आजम और बादशाह के चेहरों पर भी हैरत के आसार नुमाया थे। मगर जैसे ही जल्लाद ने तलवार पकड़ी, बांगलू का हाथ बिजली की सी तेजी से हरकत में आया और उसका हथौड़े जैसा मुक्का पूरी कुव्वत से जल्लाद के सीने पर पड़ा, और जल्लाद जो हैरत ज़दा अंदाज में खड़ा था, एक बार फिर उछलकर पुश्त के बल जमीन पर जा गिरा। तलवार एक बार फिर उसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरी। खूब, बहुत खूब, तुम दोनों तो बेहद बहादुर हो। हम तुम्हारी सजा माफ करने पर गौर कर सकते हैं, और तुम वजीर आजम से माफी मांग लो। बादशाह सलामत ने अचानक बुलंद आवाज से उन दोनों से मुखातिब होकर कहा, हम भी माफी मांगने पर गौर कर सकते हैं। आज शहजादी हमसे शादी कर ले। आंगलू बांगलू ने भी फौरन ही शर्त पेश कर दी। इतने में जल्लाद उठकर खड़ा हो गया, पर इस बार उसकी हालत खासी खराब थी। वो ठीक तरह खड़ा भी नहीं हो सकता था और यूं झूम रहा था जैसे शदीद नशे में हो। शायद बांगलू के मुक्के ने उसके सीने को शदीद नुकसान पहुंचाया था। तुम दफा हो जाओ, अचानक बादशाह ने जल्लाद से मुखातिब होकर कहा, और जल्लाद ये हुक्म सुनते ही तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। अरे अरे, अपनी तलवार तो उठा लो, वरना ये अहमक आदम उसे बेचकर रेवड़ियां खा लेगा। आंगनू ने वजीर आजम की तरफ इशारा करते हुए जल्लाद से कहा, वाह, तुम्हारी अकल भी घास चरने चली गई है। ये बूढ़ा भला रेवड़ियां कैसे खा सकता है? ये तो उसे बेचकर हलवा खाएगा। बांगलू ने फौरन ही आंगलू की तसही करते हुए कहा, बादशाह सलामत, देखिए फिर मेरी तौहीन कर रहे हैं। बूढ़े वजीर आजम ने कुर्सी से उछलकर खड़े होते हुए कहा, ये तुमने बार बार तौहीन तौहीन की क्या रट लगा रखी है? हम तो बातें कर रहे हैं, तौहीन कहाँ कर रहे हैं? पता नहीं इतने अहमक आदमी को वजीर आजम कैसे बना दिया जाता है। आंगनू ने झुंझलाए हुए लहजे में जवाब दिया, मुझे तो ये बादशाह भी अहमक ही लगता है। एक अहमक बादशाह ही अहमक वजीर आजम बना सकता है। बांगलू ने फलसफा झाड़ते हुए कहा, खामोश रहो तुम दोनों, अब बादशाह सलामत की तौहीन कर रहे हो। शहजादी से न रहा गया तो इस बार उसने उन दोनों को डांट दिया। कमाल है, यहाँ हर शख्स की तौहीन हो रही है। कभी इस अहमक आदम की तौहीन हो रही है, कभी उस बूढ़े शेरनमा बादशाह की तौहीन होती है।
हमारी कोई बात सुनता ही नहीं है। बादशाह ने हमें कम वक्त कहकर हमारी तौहीन नहीं की थी, मगर हमारी किसी को परवाह ही नहीं। आओ बांगलू चलें, यहाँ तो तौहीन ही खत्म होने में नहीं आ रही। आंगलू को भी गुस्सा आ गया और उसने आगे बढ़कर बांगलू का हाथ पकड़ना चाहा ताकि उसे लेकर चला जाए। वाह, मैं तो नहीं जाता, तुम जाते हो तो जाओ, मगर मैं तो शहजादी से शादी करूंगा, चाहे कितनी ही तौहीन यहाँ होती रहे। क्यों शहजादी? बांगलू ने अपना हाथ छुड़ाते हुए जवाब दिया। वाह, तुम और शहजादी से शादी कर लो और मैं चला जाऊं, यह कैसे हो सकता है? ठीक है, फिर होती रहे तौहीन। आंगलू भी फौरन पटरी से उतर गया। ये तुम दोनों ने क्या शादी शादी की रट लगा रखी है? बादशाह ने अचानक पूछा। तुमने शादी की थी बादशाह सलामत? आंगलू ने अचानक पूछा। मुखातिब बादशाह था। हाँ की थी, यह हमारी बेटी शेर शहजादी है, बादशाह ने चौंकते हुए जवाब दिया। तो फिर तुमने शादी शादी की रट नहीं लगाई थी? हमें क्यों रट लगाने से मना कर रहे हो? मांगनू ने जवाब दिया। मगर मैं तो बादशाह हूँ, इसलिए मैंने मलिका से शादी कर ली, पर तुम्हारी शादी शहजादी से कैसे हो सकती है? बादशाह ने कहा। क्यों नहीं हो सकती? हम बहादुर हैं और बहादुरों की शादी हमेशा शहजादियों से होती है। आंगनू ने बड़े फकरी अंदाज में अपने सीने पर हाथ मारते हुए कहा। हाँ हाँ, हम बहादुर हैं। हमने सूरज मोती हासिल करने के लिए सांपों की वादी में सांपों के दादाजी का मुकाबला किया और टिड्डे बादशाह और उसकी फौज को मार डाला। बांगलू ने अपने कारनामे गिनवाने शुरू कर दिए। हाँ हाँ, हमने मकड़ी शहजादी और खौफनाक पिंजरे को खत्म किया, और समंदर में हमने सफेद सांप से लड़ाई की, जबरंग दियो से मुकाबला किया, सुरख किले की शहजादी के बदरू शोर को खत्म किया, नाग राजा से लड़ाई लड़ी, शमशाम जादूगर को हलाक किया। बाकी कारनामे आंगनू ने गिनवा दिए। अरे चुप क्यों हो गए? आगे भी तो बताओ। हमने चांद पर जाकर अंगारों के बने हुए आदमी को थूक मारकर हलाक कर दिया। हमने चांद शहजादे को मुकाबले में शिकस्त दी। हमने मेंढक देवता के पुजारी को हलाक कर दिया। अब बांगलू शुरू हो गया। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या वाकई तुमने इतने कारनामे सरअंजाम दिए हैं? शहजादी ने आंखें फाड़ते हुए कहा। वैसे बादशाह और वजीर आजम का मुंह भी हैरत से खुला हुआ था। शायद उन्हें उनकी बातों पर यकीन ना आ रहा था। हाँ हाँ शहजादी, हम सच कह रहे हैं। हम बहुत बहादुर और ताकतवर हैं। बस तुम जल्दी से हमसे शादी कर लो। ऐसा ना हो कि हम किसी और से शादी कर लें और तुम इतने बहादुर और ताकतवर शोहरों से महरूम हो जाओ। आंगनू ने शहजादी को नसीहत करते हुए कहा। मैं तुम दोनों से बेक वक्त कैसे शादी कर सकती हूँ? शहजादी ने हैरत भरे लहजे में कहा। तो कौन कमबख्त कह रहा है कि तुम दोनों से शादी करो? बस तुम मुझसे शादी कर लो। असल बहादुर और ताकतवर तो मैं हूँ। यह बेचारा बांगलू तो बस ख्वाबा का मेरे साथ फिर फिर कर बहादुर बना फिर रहा है। आंगनू ने फौरन ही बांगलू का पता काटते हुए जवाब दिया। यह क्या कह रहे हो तुम? असल बहादुर और ताकतवर तो मैं हूँ। तुम जैसा तिनका भला कैसे बहादुर और ताकतवर हो सकता है? बांगलू ने फौरन ही उसकी बात रद्द करते हुए अपना ढोल जैसा सीना फैलाते हुए जवाब दिया। तुम मुझे तिनका कह रहे हो? तुम्हारी ये जुर्रात, मैं टक्कर मारकर अभी तुम्हारा ये खाली ढोल जैसा पेट फाड़ दूंगा। आंगनू ने शदीद गुस्से से भड़कते हुए कहा। ठहरो, फिर इस बात का फैसला हो जाए कि तुम दोनों में से बहादुर कौन है। फिर जो बहादुर साबित हो जाएगा उससे शहजादी की शादी के मुतालिक गौर किया जा सकता है। अचानक बादशाह सलामत ने हाथ उठाते हुए कहा। उसकी आंखों में दिलचस्पी की चमक उभर आई थी। शायद उसने दिल ही दिल में यह फैसला कर लिया था कि उन दोनों को आपस में लड़ाकर तमाशा देखा जाए। मैं बहादुर हूँ, बस कह रहा हूँ कि बहादुर मैं हूँ, इसलिए शहजादी की शादी मुझसे होगी। आंगनू ने फौरन ही कहा। नहीं, मैं बहादुर हूँ, बस तुम मौलवी को बुलाओ ताकि मेरा निकाह शहजादी से कर दे। बांगलू भला का पीछे रहने वाला था। अभी उसका फैसला हो जाएगा कि कौन बहादुर है। तुम दोनों आपस में मुकाबला करो, जो दूसरे को हलाक कर देगा उसे हम बहादुर तस्लीम कर लेंगे। बादशाह ने फौरन ही तजवीज़ पेश की। ठीक है, मुझे मंजूर है। समझ लो कि ये मोटा बांगलू मर चुका है। जाहिर है कि जब मैं उसके पेट में टक्कर मारूंगा तो उसका पेट फट जाएगा और पेट फटते ही ये मर जाएगा, इसलिए समझ लो कि ये मर चुका है। तुम शादी की तैयारी करो। आंगनू ने बात खत्म करते हुए कहा। नहीं, बल्कि ये समझ लो कि ये तिनका आंगनू आज मर गया। मेरा एक मुक्का उसके सीने पर पड़ेगा और उसकी हड्डियां टूट जाएंगी, और तुम खुद सोचो कि हड्डियां टूटने के बाद कोई कैसे जिंदा रह सकता है। इसलिए तिनके आंगनू को भी मुद्दा ही समझो। बस तुम मौलवी को बुलाओ। बांगलू ने जवाब देते हुए कहा। नहीं, इस तरह नहीं। जब तक वाकई एक बार नहीं जाएगा उसे हम मुर्दा तस्वर नहीं करेंगे। और सुनो, ये मुकाबला कल खुले मैदान में होगा। बादशाह सलामत ने फैसला कुन लहजे में कहा, और फिर उसने जोर से ताली बजाई। फौरन ही 4-5 गुलाम अंदर आ गए। इन्हें शाही मेहमान खाने में पहुंचा दो और इनको अलहदा अलहदा रखो, बादशाह ने गुलामों से मुखातिब होकर कहा, और गुलामों ने उन दोनों को घेरे में ले लिया। अच्छा शहजादी, आज नहीं तो कल सही, बस तुम मुझसे शादी की तैयारी कर लो। आंगनू ने शहजादी से मुखातिब होकर कहा, और फिर मुड़कर गुलामों के दरमियान चलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। शहजादी, तैयारी की ज़रूरत नहीं है, बस तुम कल मुझसे शादी कर लेना। मुझे तैयारी की नहीं, शादी की ज़रूरत है, बांगलू ने कहा, और फिर वो भी मुड़कर गुलामों के दरमियान चलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। और उन दोनों के बाहर निकलते ही कमरा जोरदार कैकों से गूंज उठा। अच्छा तमाशा हाथ आया है, बादशाह ने हंसते हुए कहा। मुझे यकीन है कि ये दोनों एक दूसरे को मार डालेंगे।
वजीर आजम ने भी हंसते हुए कहा, मगर ऐसा ना हो बादशाह सलामत कि उनमें से एक मर जाए, फिर तो मुझे आपके कहने के मुताबिक दूसरे से शादी करनी पड़ेगी और मैं ऐसा नहीं कर सकती। शहजादी ने संजीदा लहजे में कहा, तुम फिक्र मत करो शहजादी, अव्वल तो मुझे यकीन है कि ये दोनों आपस में लड़ते हुए मर जाएंगे, और अगर बिलफर्द मुहाल उनमें से एक जिंदा भी रह गया तो हम उसे शेरों के आगे डाल देंगे। बादशाह ने जवाब दिया, नहीं बादशाह सलामत, शेर उन दोनों से घबराते हैं, शायद ये दोनों पहाड़ मछली के पेट के अंदर होकर बाहर आ गए हैं, इसलिए पहाड़ मछली की बू उनके जिस्मों में रच बस गई है। वजीर आजम ने जवाब दिया, हाँ बादशाह सलामत, ऐसा ही है, और ऐसा ना होता तो जाहिर है कि ये दोनों यहाँ तक पहुँच ही न सकते, शेर उन्हें सरहद पर ही फाड़ कर खा चुके होते। शहजादी ने जवाब दिया, अच्छा ये बात है, मैं समझा था कि शायद उनकी वादी में दाखिल होते ही तुम लोगों ने उन्हें शेरों से बचा लिया। बादशाह सलामत ने सर हिलाते हुए कहा, बादशाह सलामत, उन्होंने जो अपने कारनामे गिनवाए हैं और ये सच हैं तो फिर मुझे शक है कि उन दोनों में से कोई मर सकेगा। वजीर आजम ने कुछ सोचते हुए कहा, बकवास करते हैं, भला ये अहमक इतने बड़े कारनामे कैसे अंजाम दे सकते हैं। बादशाह ने झुंझला कर जवाब दिया, और बादशाह सलामत, आपने खुद देखा है तो उन्होंने कितनी आसानी से खौफनाक और जो है कल जल्लाद को शिकस्त दे दी। शहजादी ने मेरी फिक्रमंदाना लहजे में कहा, तुम बेफिक्र रहो शहजादी, मुकाबले का कम से कम ये नतीजा जरूर निकलेगा कि उन दोनों में से एक हलाक हो जाएगा, क्योंकि उसके बगैर मुकाबला खत्म नहीं हो सकता, और फिर जब बाकी एक रह जाएगा तो फिर उसे संभाल लिया जाएगा। हम महल के सारे जल्लादों को हुक्म दे देंगे कि बेक वक्त उस पर बल पड़े, और अकेला यह किस किस से मुकाबला करेगा। बादशाह ने जवाब दिया, और फिर भी ये हलाक ना हुआ शहजादी तो तुम बेफिक्र रहो, मैं तुमसे शादी करने के लिए एक ऐसी शर्त लगा दूंगा कि वो 10 बार भी मर कर जिंदा हो तो फिर भी शर्त को पूरा ना कर सके, इस तरह उसकी मौत यकीनी हो जाएगी। वजीर आजम ने तजवीज़ पेश की, हाँ ये ठीक है, इस तरह उन दोनों से जान छूट जाएगी। शहजादी ने मुतमईन होते हुए जवाब दिया, और उसके साथ ही बादशाह सलामत ने इजलास खत्म करने के लिए कहा, और फिर शहजादी और वजीर आजम दोनों बादशाह सलामत को सलाम करके कमरे से बाहर निकल गए। ये एक बहुत बड़ा मैदान था जिसके दरमियान में एक काफ़ी बड़ी जगह खाली पड़ी हुई थी, मगर उसके इर्द गिर्द सैकड़ों लंबे तड़ंगे आदमी घेरा बनाए बैठे हुए थे। उन सबके हाथों में लंबे लंबे नेज़े थे, और उनके पीछे जहाँ तक नजर जाती थी शेर ही शेर नजर आ रहे थे। एक तरफ 3 ऊंची कुर्सियां रखी हुई थी जो इस वक्त खाली थी। थोड़ी देर बाद 3 बड़े बड़े शेरों पर बैठकर बादशाह सलामत, वजीर आजम और शहजादी भी मैदान में पहुंच गए, और फिर कुर्सियों के करीब पहुंचकर वो तीनों शेरों की पुश्त से उतरे और फिर कुर्सियों पर आकर बैठ गए। आंगलू बांगलू को लाया जाए, बादशाह ने जोर से ताली बजाते हुए कहा, और बादशाह की ताली बजाते ही चंद नेजा बरदार अपनी जगह से उठे और तेजी से महल की तरफ दौड़ते चले गए, और फिर थोड़ी देर बाद आंगलू बांगलू उन नेजा बरदारों के जुलूस में चलते हुए उस मैदान में पहुंच गए। वो दोनों पहलवानों की तरह अकड़ अकड़ कर चल रहे थे और एक दूसरे की तरफ बड़ी जहरीली नजरों से देखते और फिर अकड़ कर चल पड़ते। जैसे ही वो दोनों मैदान में पहुंचे, बादशाह और शहजादी के साथ साथ मैदान में मौजूद नेजा बरदार भी बेख्तियार हंस पड़े, जबकि वजीर आजम खामोश बैठा हुआ बड़ी जहरीली नजरों से उन दोनों की तरफ देख रहा था। उसे शायद अभी तक अपनी तौहीन नहीं भूल रही थी। बादशाह सलामत, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप बांगलू को मेरे हाथ मरने से बचा ले और शहजादी की शादी मुझसे कर दे? मैं अपने भाई की इस खुशी में जान बख्श दूंगा। आंगलू ने आगे बढ़कर बादशाह से मुखातिब होकर कहा, वाह, तुम अपनी जान की खैर मनाओ, बेचारी पतली दुबली जान आज खत्म ही हो जानी है, मुझे तो उस पर रहम आ रहा है। मांगलू ने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम दोनों अच्छी तरह सुन लो कि अब तुम दोनों ने मुकाबला करना है, और जब तक एक हलाक ना हो जाए यह मुकाबला नहीं रुकना चाहिए, वरना तुम देख रहे हो कि मैदान के इर्द गिर्द सैकड़ों नेजा बरदार मौजूद है, और तुमने सही मुकाबला ना किया तो मैं उन्हें हुक्म दे दूंगा और वो सब तुम दोनों पर टूट पड़ेंगे। बादशाह ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा, आओ बांगलू, आओ आंगलू, फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। बांगलू ने पीछे हटते हुए बांगलू से मुखातिब होकर कहा, अच्छा बांगलू, अल्लाह के हवाले, बहरहाल मुझे तुम्हारे मरने का हमेशा अफसोस रहेगा, तुम एक अच्छे भाई थे। आंगलू ने भी बड़े गमज़दा लहजे में जवाब देते हुए कहा, चलो मुकाबला शुरू करो। बादशाह ने जोर से ताली बजाते हुए कहा, और बादशाह के ताली बजाते ही वो दोनों तेजी से खौफनाक सांडों की तरह एक दूसरे की तरफ दौड़ पड़े, मगर एक दूसरे के बिल्कुल करीब पहुंचकर ही वो दोनों यूं रुक गए जैसे खिलौनों की चाबी खत्म हो जाए। मारू मुक्का, बांगलू ने अपना मुक्का हवा में लहराते हुए आंगलू से मुखातिब होकर कहा, और मैं मारूं टक्कर। आंगलू ने भी मेंढक की तरह सर झुकाते हुए बांगलू से मुखातिब होकर कहा, देखो बांगलू, हमें इकट्ठा नहीं लड़ना चाहिए। इस तरह करते हैं कि पहले मैं तुमसे लड़ लेता हूँ, और जब मैं तुमको हलाक करने में कामयाब हो जाऊं तो फिर तुम मुझसे लड़ लेना। आंगलू ने अचानक एक ख्याल आते ही तजवीज़ पेश करते हुए कहा, अरे हाँ आंगलू, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, इकट्ठा लड़ने से तो हम दोनों की ताकत इकट्ठी खत्म हो जाएगी। चलो ये ठीक है कि पहले तुम मुझसे लड़कर मुझे हलाक कर दो।
बांगड़ू ने फौरन ही राजी होते हुए कहा, और दूसरे ही लम्हे आंगलू लड़ा के मेढे की तरह पीछे की तरफ हटता चला गया। और जब वो काफी दूर पहुंच गया तो उसने अपना सर झुकाया और फिर इंतहाई तेजी से दौड़ता हुआ सीधा बांगड़ू की तरफ बढ़ा। बांगड़ू बड़े इत्मीनान से अपना पेट फैलाए अपनी जगह खड़ा था, मगर आंगलू जैसे ही बांगड़ू के करीब आया, बांगड़ू तेजी से एक तरफ हट गया और आंगलू जो सर झुकाए इंतहाई तेज रफ्तारी से दौड़ा चला आ रहा था, बांगड़ू को अपनी जगह से हटता न देख सका और इसी रफ्तार से दौड़ता हुआ आगे बढ़ता चला गया। बांगड़ू जहां खड़ा था उसके ऐन पीछे बूढ़ा वजीर आजम अपनी कुर्सी पर बैठा उन दोनों का मुकाबला देख रहा था। बांगड़ू के अचानक हटने के बाद आंगलू के सर की खौफनाक टक्कर पूरी कुव्वत से कुर्सी पर बैठे हुए वजीर आजम के सीने पर पड़ी और वो कुर्सी समेत उछलकर पुश्त के बल एक धमाके से जा गिरा और उसके हलक से भयानक चीख बुलंद हुई, वो मारा बांगड़ू, वो मारा। आंगलू ने टक्कर मारते ही खुशी से उछलते हुए कहा, और दूसरे लम्हे वो चौंक पड़ा क्योंकि उसने बांगड़ू को सही सलामत एक तरफ खड़े देख लिया था। बांगड़ू एक तरफ बड़े इत्मीनान से हाथ बांधे खड़ा मुस्कुरा रहा था। उधर बादशाह और शहजादी वजीर आजम के नीचे गिरते ही कुर्सियों से उछले और उन्होंने भागकर जमीन पर पड़े तड़पते हुए वजीर आजम को उठाने की कोशिश करने लगे, मगर बूढ़ा वजीर आजम बेचारा आखिरी दमों पर था। आंगलू की अचानक और खौफनाक टक्कर ने उस बूढ़े वजीर आजम के सीने की हड्डियां तोड़ डाली थी और फिर वो बादशाह और शहजादी के उठाते उठाते तड़प कर वहीं साकित हो गया। वजीर आजम को मरते देखकर शेर शहजादी ने जोर से एक दर्दनाक चीख मारी और फिर मुंह छुपाकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। अरे देखो आंगलू, शहजादी रो रही है, उसे यकीनन तुम्हारी टक्कर मारने से अफसोस हुआ है, तुमने टक्कर ही गलत मारी है। बांगड़ू ने कहा, तुम पागल, बेवकूफ, अहमक, तुमने बूढ़े वजीर आजम को मार डाला है। बादशाह इंतहाई गुस्से से धारता हुआ उन दोनों की तरफ लपका, अब देखो मैं मुक्का मारता हूँ, फिर देखना कि शहजादी कैसे हंसती है। बांगड़ू ने कहा और फिर उसका हथौड़े नमा मुक्का हवा में ले रहा है। उसने पूरी कुव्वत से मुक्का आंगलू के जबड़े पर मारना चाहा, मगर अब यह बादशाह की बदकिस्मती थी कि आयन उसी लम्हे वो गुस्से से लपकता हुआ उनके करीब पहुंच गया था और फिर बांगड़ू का खौफनाक मुक्का पूरी कुव्वत से बादशाह की कनपट्टी पर पड़ा और बादशाह एक चीख मारकर जमीन पर गिरा और तड़पने लगा। यह क्या कर दिया तुमने अहमक पागलों? शहजादी ने बादशाह को जमीन पर गिरते देखा तो चीखती हुई उनकी तरफ दौड़ पड़ी, मगर शहजादी के करीब पहुंचने से पहले ही बादशाह की रूह उसके जिस्म से बर्बाद कर गई। बादशाह चंद लम्हे तड़प कर मर चुका था। बांगड़ू के खौफनाक मुक्के ने बादशाह की खोपड़ी तोड़ डाली थी। बादशाह के मरते ही मैदान के गिर्द मौजूद नेजा बरदार गुस्से से चीखे और नेज़े लहराते हुए उनकी तरफ दौड़ पड़े। रुक जाओ, रुक जाओ, अचानक शहजादी ने चीख कर कहा और शहजादी की बात सुनते ही तमाम नेजा बरदार रुक गए। उन्होंने जानकर बादशाह को नहीं मारा, वो खुद ही उन दोनों के दरमियान आ गए थे। यह बेगुनाह है, शहजादी ने चीखते हुए कहा। वाकई शहजादी ये बेगुनाह है, तमाम नेजा बरदारों ने नेज़े लहराते हुए कहा। जिंदाबाद, शहजादी का इंसाफ जिंदाबाद, आंगलू बांगलू ने भी बेवक्त नारा लगाते हुए कहा। और सुनो, बहरहाल तुम दोनों कातिल हो, इसलिए इस लंबे ने वजीर आजम को कत्ल किया है और इस मोटे ने बादशाह सलामत, इसलिए तुम दोनों को उसकी सजा जरूर मिलेगी। शहजादी ने गुस्से से होंठ काटते हुए कहा। ठीक है शहजादी, मेरी सजा यह है कि तुम मुझे अपना शौहर बना लो, आंगलू ने बड़ा सा सर हिलाते हुए कहा। और मेरी सजा यह है कि तुम मेरी बीवी बन जाओ। बांगलू भला कब पीछे रहने वाला था। सुनो, हमारी वादी के रिवाज के मुताबिक कातलों को जो सजा दी जाती है तुम्हें भी वही सजा दी जाएगी, शहजादी ने कहा। फिर उसने जोर से ताली बजाई। उसकी ताली बजाते ही 50 के करीब नेजा बरदार तेजी से चलते हुए शहजादी के करीब पहुंच गए। उन दोनों को ले जाकर काली गार में फेंक दो, शहजादी ने हुक्म देते हुए कहा। काली गार? नहीं शहजादी, मुझे काला रंग पसंद नहीं, मुझे तुम नीली गार में फेंक दो, नीला रंग मुझे पसंद है। बांगड़ू ने फौरन ही अपना पसंदीदा रंग बतलाते हुए कहा। और मुझे सुनहरे रंग बहुत पसंद है, इसलिए बेशक मुझे सुनहरी गार में फेंक दो, आंगलू ने भी जवाब में अपना पसंदीदा रंग बतलाते हुए कहा। हुक्म की तामील की जाए, शहजादी ने इंतहाई सख्त लहजे में नेजा बरदारों को हुक्म देते हुए कहा। और शहजादी का हुक्म सुनते ही नेजा बरदार तेजी से उन दोनों की तरफ बढ़े और फिर उन्हें नेज़ों की अनियाँ चुभ होकर एक तरफ चलने के लिए कहा। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? अरे पागलों, देखो ये अनियाँ चुभ रही है, हमारे जिस्मों पर दाग पड़ गए तो शहजादी को दागदार शौहर से शादी करनी पड़ेगी, उन दोनों ने उछलते हुए कहा। वह नेजा बरदार उन्हें धकेलते हुए एक तरफ बढ़ते चले गए। उन दोनों ने उन नेजा बरदारों के नरगे से निकलने की बेहद कोशिश की, मगर बेशुमार नेज़ों की वजह से वो मजबूर हो गए और इस तरह चलते हुए वो वादी की शिमाल में काफ़ी दूर गए। काफ़ी दूर आने के बाद अचानक वादी की ज़मीन एक जगह ख़त्म हो गई। आगे एक बहुत बड़ी गहरी गार थी, उसके बाद पहाड़ियों का सिलसिला शुरू हो जाता था। गार का दहाना बहुत बड़ा था और वो इतनी गहरी थी कि उसकी तह नज़र ही ना आ रही थी। बहुत अंतर अंधेरा गहरा होता चला गया था, शायद इसीलिए उसे काली गार कहा जाता था। अरे ये काली गार है, ये तो बहुत गहरी है, इसमें से हम बाहर कैसे निकल सकेंगे? आंगलू बांगलू ने गार के अंदर झांक कर खौफजीदा होकर पीछे हटते हुए कहा।
चलो कूद जाओ, निदा बरदारों ने कहा। अरे मगर हमें सीढ़ियां तो दे दो ताकि हम बाहर आकर शहजादी से शादी कर सके, आंगरू बांगरू ने कहा। पर उसी लम्हे नेदा बरदारों ने उन्हें जोर से धक्का दे दिया और वो दोनों सर के बल उस गहरी काली गार में गिरते चले गए। उनके हलक से निकलने वाली भयानक चीखों से गार गूंज उठी और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चीखें गहराई में जाकर खत्म होती चली गई और फिर हर तरफ मौत की सी खामोशी छा गई। मगर काली गार में गिरने के बाद उनके साथ क्या हुआ? क्या वो काली गार में गिरने से मर जाएंगे? काली गार कितनी गहरी होगी? क्या उसकी कोई तह भी है या नहीं? आंगरू बांगरू का उस गार में गिरकर क्या अंजाम हुआ? आंगरू बांगरू इस खौफनाक गार में गिरकर कहाँ पहुंच गए? किसी नई दुनिया में या मौत की वादी में? क्या आंगरू बांगरू शादी करने की हसरत दिल में ही लिए मर जाएंगे या फिर उनकी शादी भी हो पाएगी? ये सब जानने के लिए हमारी आने वाली वीडियो का इंतजार कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबा दें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह निगहबान।